वेलकम डियर स्टूडेंट। हम केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने बी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेसन यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट लेसन पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है। इसके बाद सेकंड लेसन है उसको भी हमने स्टडी कर लिया है। और इसके जो वीडियो हैं फर्स्ट और सेकंड लेसन के, अगर वो आपको वापस देखने हैं तो मिल जाएंगे चैनल पे। अब हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकंड यूनिट का, और ऐसे लेसन हम कहें तो थर्ड लेसन है, ठीक है ना। सेकंड यूनिट है आज, तो वो ध्यान रखना है। सेकंड यूनिट है और यूनिट का नाम है राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति एंड हम इसके जो सिद्धांत है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर को पढ़े हैं, इसके बाद आज नया लेसन है यूनिट सेकंड से राज्य की प्रकृति, और ऐसे लेसन नंबर हम यहाँ पे कंटिन्यू पढ़े कहें तो ये थर्ड लेसन है, ठीक है ना। तो राज्य के नेचर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रकृति यानी नेचर के राज्य का जो स्वरूप हैं वो किस तरह से हैं, या राज्य और हम ये कहें कि मानव व्यक्ति के बीच में आपस में क्या संबंध है, तो वो ही हम इस पार्ट में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य के स्वरूप के संबंध में अलग अलग मत हुए हैं, तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि विधि शास्त्रीय सिद्धांत होता है, सावयी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी, ये अलग अलग हैं मत हैं यानी सिद्धांत है जो राज्य की प्रकृति या राज्य के नेचर कह सकते हैं, इनके बारे में इनके विचार दिए हैं। तो आज हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राज्य की प्रकृति के बारे में जो सिद्धांत है सावयी सिद्धांत। सावयव सिद्धांत, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के बारे में, इनकी प्रकृति, उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है ना। तो सावयव सिद्धांत के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को व्यक्ति के समान ही समझा गया है। मतलब जैसे व्यक्ति का शरीर है वैसे ही राज्य का शरीर, यानी एक तरह से इनको दोनों को कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यही इसमें एक हाईलाइट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य एवं व्यक्ति को एक ही माना है। जैसे हम कोई कंपैरिजन करते हैं तुलनात्मक रूप में, तो जैसे कहते हैं ये जिस तरह से कार्य करता है उस ऐसे दूसरा भी करेगा, तो ये जो यहाँ पे उन दोनों को एक ही समझा जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी राज्य और व्यक्ति के बारे में जो चर्चा यहाँ पे होगी कि जिस तरह से व्यक्ति है वो आगे बढ़ता है, उनका विकास होता है, वैसे का वैसा ही यहाँ पे सावयव सिद्धांत में हम राज्य को समझेंगे। तो आगे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जैसा ये सावयव सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार जैसे वो अलग अलग अंग होते हैं और उनको मिला के उन सबसे मिल के एक शरीर बनता है, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट है लेकिन वो पूरा है तो एक शरीर होता है। तो इसी तरह हम अगर राज्य को यहाँ पे समझ रहे हैं तो उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग हैं और वे मिलकर एक पूर्ण राज्य बनता है। यानी यहाँ पे शरीर, व्यक्ति के शरीर को राज्य के साथ तुलना कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले मैंने पॉइंट दे दिया है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के समान ही राज्य को समझा जाता है। ऐसा सिद्धांत है सावयव सिद्धांत, ठीक है ना। जिस प्रकार शरीर से पृथक, अपने शरीर से अगर कोई पृथक अंग है
तो फिर उस शरीर का महत्व, या कह सकते हैं उस अंग का उस शरीर से अलग होने के बाद महत्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। प्राणी शरीर के समान ही राज्य भी एक विकासशील है, ये सिद्धांत जी कहता है। जैसे प्राणी का शरीर है, विकासशील है, यानी इसमें विकास कंटिन्यू रहता है। ठीक है ना। जैसे छोटी एज से फिर बड़ा यंग होता है, यंग होने के बाद धीरे 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 यंग के बाद एज उसका एंडिंग हो जाता है। तो इस तरह से उसका जो विकास क्रम है वो चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे सावयव सिद्धांत को अगर देखें तो सावयव सिद्धांत भी यही कहता है कि शरीर के समान ही राज्य भी एक विकासशील है, उसका भी विकास होता है। तो इसको हम यहाँ पे और अच्छे से समझ रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि सावयव सिद्धांत क्या है जो राज्य के बारे में कहता है। तो सिद्धांत का विकास, सावयव सिद्धांत ये विकास कब हुआ, यानी ये धारणा है, ये सिद्धांत है वो कब बना। राज्य के अलग अलग मत हैं, तो ये जो मत है जिसको हम सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं यहाँ पे सावयव सिद्धांत, तो ये सिद्धांत है, इसका विकास कब हुआ हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सावयव सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि स्वतः राजनीतिक विचारधारा। ठीक है ना। तो ये इसमें एक विकास का एक हम कह सकते पॉइंट कह सकते हैं कि जो सावयव सिद्धांत है, सावयव सिद्धांत ये उतना ही पुराना है जितना राजनीतिक विचारधारा, जितनी राजनीतिक विचारधारा हम कह सकते हैं कि पुरानी है, उतनी उसी के समय के अकॉर्डिंग ही या उतना ही पुराना जो सिद्धांत है वो सावयव सिद्धांत है। ठीक है ना। हम विकास के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, तो जितनी राजनीतिक विचारधारा पुरानी है उतना ही ये सावयव सिद्धांत है। अब इसके विकास को और आगे से हम समझ रहे हैं तो देखना है कि जैसे प्लेटो ने राज्य को एक वृत्त आकार का मनुष्य बतलाया था, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सावयव सिद्धांत को एक व्यक्ति के शरीर के समान ही समझा जा रहा है कि जैसे इस तरह से शरीर के अंदर संरचना और उसका विकास क्रम जिससे चलता है वैसे ही सावयव सिद्धांत को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो प्लेटो ने भी राज्य को एक शरीर के समान ही समझा है, जिस तरह से शरीर की जो संरचना है वैसा ही यहाँ पे राज्य के सावयव सिद्धांत को यहाँ पे राज्य के संदर्भ में समझ रहे हैं तथा राज्य के बीच पूर्ण सादृश्य स्थापित किया है। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा याद रखने लायक पॉइंट है, प्लेटो ने राज्य का संबंध व्यक्ति के बताया है। तो ये जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस शरीर है वो अपनी संरचना करता है, उनका विकास होता है, इसमें विभिन्न अंग होते हैं जो जुड़ के एक शरीर बनता है, वैसे भी राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है ना। व्यक्ति उसकी सरकार है, उसमें जो उसका भूभाग है, इस तरह से यानी मिलके एक राज्य बनता है। तो ये जो बात कही है यहाँ पे प्लेटो ने कही है, तो राज्य के बीच पूर्ण सादृश्यता स्थापित होती है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं राज्य के बीच पूर्ण रूप में सादृश्य, पूर्ण तरह से सादृश्यता, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमन व्यू यहाँ पे स्थापित होता है, सादृश्यता। ठीक है ना। आगे देखिए, उसने समाज के तीन वर्गों में विभाजित किया। जैसे राज्य है तो राज्य को यहाँ पे राज्य जैसे समाज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में स्थापित किया। ठीक है ना। जैसे हम ये अगर बात करें तो ये जो पॉइंट है जो बता रहा हूँ, ये हमने 12th जैसे आपने पढ़ा है पिछली 12th क्लास में, तो पॉलिटिकल साइंस में ये जरूर बताया होगा कि प्लेटो ने राज्य की संरचना के
जो हैं इसके 3 तत्व बताए थे, 3 तत्वों से 3 वर्ग जो बने हैं और इस तरह से उनके राज्य के निर्माण में सहयोग रहा है। तो यहाँ पे वही वापस दोहरा रहे हैं कि उसने समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया है कि एक तो एक शासक वर्ग होगा, दूसरा योद्धा यानी सैनिक वर्ग होगा और तीसरा एक श्रमिक वर्ग। और ठीक है ना, इसके श्रमिक वर्ग हैं जो कह सकते हैं मजदूरी वगैरह है, या फिर इसका एक जो गुण है वो तृष्णा बताया है। तो इस तरह से 3 वर्ग हैं उसकी यहाँ पे बात कही गई है, किसने? प्लेटो ने। ठीक है ना, तो इस तरह से एक समाज यानी राज्य के कह सकते हैं अंग है, तत्व है जो राज्य के अंदर उनके विकास की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। और इनके फिर गुण की यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, तो गुण की बात करें तो राजा है, राजा वही होगा जिसमें बुद्धि होगी। 12th में ये बताया था कि 3 गुण के कारण राज्य में 3 अलग अलग वर्ग बनेंगे। बुद्धि है, बुद्धिशील जो होगा वो राजा बनने के लायक होगा, ठीक है ना, और जिसमें शौर्य गुण होगा, वो राज्य में योद्धा के रूप में काम करेगा, यानी सैनिक की व्यवस्था के रूप में वो काम करेगा, राज्य की सुरक्षा करेगा, ठीक है ना। और तीसरा इंद्रिय, जिसमें इंद्रिय गुण प्रधान है, वो या तो श्रमिक होगा या तृष्णा, ठीक है ना, जिसमें तृष्णा का एक भाव होगा, यानी वो श्रमिक होगा, क्योंकि इंद्रिय गुण हावी होते हैं, तो वो एक तरह से इसको 3rd कैटेगरी में यहाँ पे समझा गया, इंद्रिय गुण, ठीक है ना। तो ये जो राज्य के अंदर समाज की जो संरचना की बात की वो प्लेटो ने की गई है। तो इस तरह से ये जो संरचना है वो राज्य में बनती है, जिसको यहाँ पे 7वें सिद्धांत में प्लेटो ने सादृश्यता के समान बताया है, ठीक है। आगे देखें, रोमन विद्वान सिसरो भी इसी विचारधारा का समर्थक है। जिस तरह से ये प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति का शरीर भी एक तरह से राज्य की स्वरूप के समान ही है। जिस तरह से शरीर है वो बढ़ता है, उसकी विकासशील प्रक्रिया होती है, इसके विभिन्न अंग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही राज्य के भी विभिन्न अंग उसकी संरचना उनके साथ मिलकर इस तरह समाज का एक कह सकते हैं राज्य का निर्माण होता है। वह यानी सिसरो की बात करें यहाँ पे, तो वह राज्य के प्रधान को मानव शरीर पर शासन करने वाली आत्मा की उपमा देता है। यहाँ पे ये एक हाईलाइट पॉइंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का ह्रास हुआ था। यानी ये कह सकते हैं 7वें सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण रहा कि उस समय जो सिद्धांत जो प्रचलन में था, सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसका ह्रास हुआ, यानी उस सिद्धांत की कमी हुई, उस सिद्धांत को धीरे धीरे समाप्त होने की शरण की ओर बढ़ता गया, और तब 7वें सिद्धांत है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। और साथ ही साथ 7वें सिद्धांत को नवीन अभिव्यक्ति मिली है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सामाजिक समझौता सिद्धांत का ह्रास हुआ, तब जैसे हम ये पढ़ रहे 7वें सिद्धांत में नवीन दौर आया, ठीक है ना। यानी ये सिद्धांत पहले से था ही, लेकिन उस समय एक और सिद्धांत प्रचलन में था, उसको धीरे धीरे समय का उसके सिद्धांत को नकारा गया धीरे धीरे। तो इस दौरान जो 7वें सिद्धांत था वो एक अपने नवीन रूप में समाज में प्रचलन में रहा, ठीक है ना। राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा सामाजिक समझौता सिद्धांत के ह्रास होने के बाद जो 7वें सिद्धांत है वो एक नवीन विचारधारा के तौर पे प्रचलन में रहा, और इस विचारधारा को यहाँ पे नवीन विचारधारा के तौर पे फिर समझा जाने लगा। तो राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ, ठीक है ना। ये
सामाजिक समझौता सिद्धांत के समाप्त होने या ह्रास होने के बाद साम्यवादी सिद्धांत है वो एक नवीन रूप में आया और इसकी उत्पत्ति उस समय कहाँ हुई? जर्मनी में, ठीक है ना। यानी नवीन रूप में साम्यवादी सिद्धांत है वो माना जाने लगा और इसकी उत्पत्ति का जो कह सकते हैं स्थान हम यहाँ पे जर्मनी को मान रहे हैं, क्योंकि जर्मनी को यहाँ पे साम्यवादी सिद्धांत की एक नवीन विचारधारा के तौर पे अपनाए जाने का श्रेय दिया जा रहा है। वहाँ से फिक्टे और ब्लस्टनली, ठीक है ना, इन दो विद्वानों की विचारधाराओं को समर्थन मिला और इन दो मतलब दार्शनिकों के विचारधाराओं से इस साम्यवादी सिद्धांत को प्रबलता मिली, बल मिला और ब्रसलेस ने तो इस सिद्धांत को प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ब्लस्टली जो है इसने इस विचारधारा के विकास में योगदान दिया है, तो ये आपको विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी सिद्धांत को जिस तरह ये विकास को हमने समझा है कि राजनीति के अंदर जो साम्यवादी सिद्धांत है उसका विकास किस तरह से हुआ है, क्योंकि विचारधारा पुरानी है लेकिन समय के अनुसार इसमें भी नवीनता आई। जिस तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत का ह्रास हुआ तो साम्यवादी सिद्धांत है वो एक नवीन रूप में सामने आया है। तो साम्यवादी सिद्धांत का सबसे विस्तृत विवेचन जन्म यहाँ हुआ है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि विकसित रूप में या इसके साम्यवादी सिद्धांत को और अच्छे से समाज में फैल सके तो वो दिशा है वो इंग्लैंड ने दी है इसको, ठीक है ना। वास्तविक रूप में विवेचन कहाँ से हुआ इसका? इंग्लैंड से हुआ है। तो इंग्लैंड में इस विचारधारा को एक विवेचन या कह सकते हैं कि इसके विकास को बढ़ाने में इंग्लैंड का भी योगदान रहा। तो इंग्लैंड के जो एक विद्वान है दार्शनिक है स्पेंसर, ठीक है ना, स्पेंसर ने इस सिद्धांत को वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ाया और इसी कारण साम्यवादी सिद्धांत स्पेंसर के नाम से संबंध है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में जो ये सिद्धांत है इसको बढ़ाने में इसके विकास के योगदान में स्पेंसर का विशेष योगदान है, ठीक है ना। इसने इंग्लैंड में इस विचारधारा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसने यानी स्पेंसर की आप बात करें तो उसने राज्य और शरीर के बीच निम्नलिखित प्रकार के समानताएं बताई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, जो यहाँ पे हम नोट करेंगे और 1 बाय 1 पॉइंट से यहाँ पे समझेंगे। स्पेंसर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो स्पेंसर को जैसे वापस मैं दोहरा रहा हूँ कि राज्य और शरीर के बीच निम्नलिखित किस तरीके के जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो समानताएं बताइए। तो पहली बात करें, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि साम्यवादी सिद्धांत एक तरह से मानव का शरीर है उसके यहाँ पे तुलनात्मक रूप में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कहा है कि जिस तरह से मानव का शरीर है वो उसके अंगों के साथ मिलकर काम करता है, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, वैसे ही साम्यवादी सिद्धांत में राज्य भी इसी तरह से कार्य करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए साम्यवादी सिद्धांत के ऊपर स्पेंसर ने इसकी समानता बताई है कि इन दोनों में यानी मानव शरीर और राज्य साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत तो राज्य है, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या समानता है, वो यहाँ पे स्पेंसर ने बताई है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं रचना के तौर पे।
यानी रचना, इसके जो कह सकते हैं कि रचना में दोनों में क्या कॉमन चीज़ है। तो जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस और हड्डी आदि से होती है, जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का जो निर्माण है उसमें जो मेन फैक्टर होता है रक्त, मांस, हड्डी इनसे मिलकर बनता है, इसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो ये एक तरह से इसकी संरचना में यानी रचना में स्पेंसर ने ये एक समानता बताई है, ठीक है ना। जिस तरह से जैसे कि शरीर का निर्माण होता है तो उसमें हड्डी, शरीर मतलब हड्डी, मांस और एक तरह से जो रक्त है इनसे मिलकर इसका शरीर का निर्माण होता है। तो राज्य का निर्माण किससे होता है? व्यक्ति से मिलके। तो इस तरह से इसमें एक प्राणी तत्व है वो एक कॉमन आ रहा है। तो ये रचना में स्पेंसर ने इसमें समानता बताई है। ठीक है ना। तो ये रचना अगर देखें तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है इसमें फैक्टर। दूसरा हम यहाँ पे जन्म को लेकर देखें, दूसरी इसमें समानता बताइए कि जन्म के तौर पे इन दोनों में क्या समानता, राज्य और व्यक्ति के बीच में स्वाभाविक सिद्धांत को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए। तो प्राणी शरीर तथा राज्य दोनों का ही जन्म जीवाणुओं के रूप में प्रारंभ होता है। यानी व्यक्ति का शरीर है वो एक इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीवाणु से मिलके फिर अंगों से भी शरीर का निर्माण होता है। तो इसी तरह जिस तरह से जीवाणु से शरीर का निर्माण होता है और शरीर यानी व्यक्ति ही राज्य का एक अंग है, तो यहाँ पे दोनों में ये कॉमन माना गया कि दोनों का शुरुआती जो पॉइंट है वो जीवाणु से मिलकर बना है। तो इसका तीसरा पॉइंट है जो कॉमन यहाँ पे बताया जा रहा है। और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करें विकास की, तो जीवधारी या राज्य दोनों की वृद्धि और विकास का क्रम एक सा होता है, ठीक है ना। जीवधारी है जैसे शरीर या व्यक्ति के शरीर की बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे समय के अनुसार उसकी आयु के जो अंग होते हैं धीरे धीरे छोटा होता है 5-6 साल, तो उसमें अंगों का विस्तार कम होता है, धीरे धीरे फिर वो यंग होता है तो उसके शरीर का विकास होता है। और फिर कुछ समय के बाद उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे कम यानी कह सकते हैं वो ओल्ड एज की तरफ जाता है। तो ये इनका विकास क्रम चलता है, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो ऐसे ही यहाँ पे स्पेंसर ने राज्य को भी इसी तरह बताया कि इसका भी विकास क्रम है वो शुरुआती में राज्य के बारे में इसने विचार दिया कि छोटा होता है, मैंने कहने का मतलब कम लोग होते हैं, फिर इसमें लोगों की बढ़ोतरी होती है और फिर ये जो है धीरे धीरे इसकी समापन की ओर जाता है। ये विचार स्पेंसर ने दिए हैं। चौथा पॉइंट हम बात करें संगठन, क्योंकि राज्य में एक व्यक्ति से राज्य नहीं होता है, राज्य में बहुत से लोग होते हैं, एक संगठन बनता है तभी, जैसे व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है, तो ये एक संगठन होता है। तो राज्य और व्यक्ति के बीच में ये संगठन किस तरह से है तो वो बता रहे हैं कि शरीर तथा राज्य का संगठन भी एक प्रकार का होता है। राज्य में भी जीवन तो जिस तरह से संगठन की बात कर रहे हैं तो शरीर तथा राज्य का संगठन भी एक ही प्रकार का होता है। राज्य में जीवन प्रणाली के अनुसार उत्पादन क्रिया, विभाजन प्रणाली के अनुसार यातायात और संवाद वाहन के अनुसार मस्तिष्क के समान ही सरकार होती है। यहाँ पे कॉमन बता रहे हैं कि जिस तरह से शरीर है वो उसमें क्या संरचना एक प्रक्रिया होती है, वैसे ही राज्य में क्या होता है। तो यहाँ पे यही बता है कि उत्पादन क्रिया होती है, जैसे व्यक्ति समाज है वो धीरे धीरे उत्पादन प्रक्रिया के तौर पे और व्यक्ति उनकी उत्पत्ति और वो समाज बढ़ता है, तो ऐसे ही राज्य में भी ये उत्पादन क्रिया कॉमन सी होती है। विभाजन प्रणाली को अगर देखें तो विभाजन प्रणाली में धीरे धीरे राज्य में अलग अलग बंटवारे होते हैं, ठीक है ना। यातायात होता है तो वो धीरे धीरे इसका क्षेत्र भी बढ़ता है, तो ऐसे ही व्यक्ति के उनके समाज का धीरे धीरे विकास होता है और वो भी अलग अलग क्षेत्र में जाके बसते हैं। तो इनका विभाजन यानी उनका जो क्षेत्र इस तरह से बढ़ता है। तो इसी तरह समाज के साथ साधन और मस्तिष्क के अनुसार सरकार का यहाँ पे कॉमन बता दिया गया है। ठीक है, विकास क्रम। पांचवा पॉइंट है विकास
कर्म, ठीक है ना। जैसे अभी हमें समझा था ये विकास और ये विकास क्रम, इनका जो कॉमन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो देखना जैसे शरीर नाशवान होता है, यानी शरीर का कुछ समय के उपरांत ये कह सकते हैं कि शरीर ऐसा नहीं कि हमेशा शरीर स्थायी रहेगा, शरीर का भी अंत होता है कभी न कभी। तो इसी प्रकार वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते हैं, उनके स्थान पर नवीन व्यक्ति जन्म लेते हैं। जैसे शरीर समाप्त होता है, ठीक है ना, तो वो इसी तरह राज्य को यहाँ पे ये बता दिया गया है कि राज्य में भी व्यक्ति आते हैं और धीरे धीरे समय के अनुसार बुढ़े होते और मर जाते हैं। तो ये दौर है वो जिस तरह से चलता है विकास क्रम, ऐसे ही शरीर के साथ भी चलता है, तो राज्य का भी इस तरह से विकास क्रम चलता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने यहाँ पे देखा है सावयव सिद्धांत को यहाँ पे समझते हुए कि शरीर और राज्य के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है, क्या दोनों में समानता है। अब यहाँ पे आगे हम जो पढ़ रहे हैं कि सावयव सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य और शरीर दोनों को पूरी तरह से एक नहीं कहा जा सकता, यानी इसमें भी कुछ असमानता है जो यहाँ पे शरीर यानी व्यक्ति को राज्य से अलग मानती है कि राज्य जैसा है वैसा व्यक्ति नहीं हो सकता है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेज है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखें असमानता के ऊपर। ठीक है ना, सावयव सिद्धांत बस स्पेंसर ने इसकी असमानता क्या बताई है, तो वो यहाँ पे देखना है पारस्परिक निर्भरता में भेद होता है, ठीक है ना। जैसे शरीर और राज्य दोनों का विकास क्रम साथ साथ चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो है कॉमन इसी तरह से चले, दोनों में निर्भरता का फर्क होता है, ठीक है ना। अगर शरीर में विकास क्रम बढ़ेगा तो राज्य का जो विकास क्रम है वो भी बढ़ेगा, लेकिन शरीर का एक समय के बाद समापन हो जाता है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्य है वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ये फर्क आ रहा है सामने कि राज्य को हम एक स्थायी मान रहे हैं, जबकि व्यक्ति यानी शरीर को हम यहाँ पे स्थायी नहीं मान रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क हो गया, यहाँ पे कॉमन सा फर्क दिख रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है, दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो चेतना शक्ति का भेद। ठीक है ना, जैसे हम जब समानता की बात कर रहे थे तो दोनों में पूरी तरह से हम समान तत्वों को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे असमानता भी सामने आ रही है। तो उसको देखना है कि चेतना शक्ति का भेद कैसे है। तो ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति का जो शरीर होता है उसमें एक ही चेतना होती है और वही पूर्ण रूप में काम करती है, उसमें अलग अलग चेतना नहीं होती है, वो एक ही चेतना होती है और वह उसकी चेतना शक्ति है वो उसके अनुसार ही काम करती है और फिर कुछ समय के बाद वो पूरी तरह समाप्त भी होती है। लेकिन व्यक्ति में व्यक्ति को जैसे चेतना की बात करें तो एक चेतना होती है, लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य में सैकड़ों संख्या में व्यक्ति होते हैं, तो उन सब की चेतना शक्ति अलग अलग होती है, सभी की विचार शक्ति अलग होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों में ये बड़ा सा डिफरेंसेज भी आ गया, ठीक है ना, असमानता के तौर पे कि व्यक्ति में तो एक ही चेतना होती है लेकिन राज्य में बहुत सारी चेतनाएं होती है। तो इस तरह से व्यक्ति की चेतना शक्ति एक समय के बाद समाप्त भी हो जाती है, लेकिन राज्य में अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उन सबकी चेतनाएं अलग अलग होती, शक्ति अलग अलग होती, विचार अलग अलग होते हैं, तो ये उनका जो स्थायी दौर चलता रहता है। तो चेतना शक्ति में ये भेद है एक तरह से। तो ये तो थी इसकी असमानता है। अब इस सावयव सिद्धांत की आलोचना की अगर बात करें, ठीक है ना, कि जैसे स्पेंसर या अन्य विद्वानों ने कहा है कि जिस तरह से शरीर की प्रक्रिया, इसके अंग और जिस तरह से ये कार्य करते हैं, वैसे ही जो राज्य हैं वो भी इस तरह से कार्य करता है, उनकी प्रक्रिया चलती है और उनके अंगों के बीच तालमेल होता है। तो ये एक तरह से समानता है बताइए, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनको पूरी तरह से अलग माना है कि इनमें कोई समानता नहीं है। और जिसने भी ये इस तरह से समानताओं के ऊपर चर्चा की है
तो उसकी आलोचना भी की है, यानी कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो इन दोनों के समानताओं के ऊपर कह सकते हैं पाबंद लगाते हैं, यानी इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करेंगे। तो वो पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। सापेक्ष सिद्धांत की आलोचना, ठीक है ना। सापेक्ष सिद्धांत की हम आलोचना को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। सापेक्ष सिद्धांत की आलोचना, पहला पॉइंट है समानता पूर्ण नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो इस पहले पॉइंट को हम यहाँ पे सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सापेक्ष सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य को एक इक्वल मानकर इसकी समानताओं के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर सही तरह से अगर हम देखें, ठीक है ना, तो समानता पूरी तरह से नहीं है। यानी कुछ एक पॉइंट जरूर हम कह सकते हैं राज्य और व्यक्ति के बीच समान रूप से चलते हैं, लेकिन दोनों पूर्ण रूप से एक नहीं कहे जा सकते, ठीक है ना। तो इसमें भी विभेद है। तो देखिए, यह सत्य है कि समाज तथा राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करता है। यानी राज्य होगा तभी व्यक्ति को पूर्ण विकास का अवसर प्रदान होता है, परंतु वह उसके बिना जीवित अवश्य ही रह सकता है, ठीक है ना। पहला ये हो गया। जैसे ये इसमें बताया था कि जैसे पहले कहा था कि अगर व्यक्ति के शरीर से अंग अलग हो जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसे राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। राज्य के एक अंग या कह सकते हैं कि एक भाग अलग भी हो जाए फिर भी राज्य अपना कार्य स्वतः रूप में करता है। तो ये दोनों में समानता हो गई कि व्यक्ति का अगर एक ही अंग अगर उससे विभेद हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है ना, रक्त मांस हड्डी की बात करें तो एक अगर अलग हो जाए तो इस फिर शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो पूर्ण से समाप्त होता है। लेकिन राज्य की अगर अंगों में विभाजन प्रक्रिया हो जाए, एक अंग उससे अलग भी हो जाए, ठीक है ना, जैसे कोई भी इनकी शासन प्रक्रिया है उससे संबंधित, तो फिर भी उसकी जो प्रक्रिया है, जो राज्य है वो चलता रहेगा, उसकी प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से इसकी ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि उसमें पूर्ण समानता नहीं है। राज्य और व्यक्ति को पूर्ण तरह से 100% एक नहीं माना जा सकता, उसका जो तुलनात्मक चर्चा करें तो। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं इसकी क्या है, आलोचना है। यानी किस तरह से, तो इसको समझना है कि शरीर के प्रत्येक अंग के स्थान एवं कार्य कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निश्चित होते हैं। शरीर के जो अंग होते हैं उनका फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे समझ लें हाथ का काम है तो इनकी क्रिया है कि कोई भी कार्य करना, लिखना वगैरह, जो उठाना है, जो काम होता है। कान का काम है क्या है, सुनना, ठीक है ना। आंखों का काम है देखना। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये बात करें कि शरीर के जो अंग होते हैं उनका एक फिक्स निश्चित कार्य होता है। जो अंग है वो उनका निश्चित कार्य होता है कि हम उसे क्या करना है। इसी तरह अगर हम देखें तो राज्य के अंदर उनके अंगों को, जैसे यहाँ पे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं उनका फिक्स कार्य होता है, लेकिन राज्य के जो अंग होता है उनके कोई फिक्स कार्य नहीं होता है। उनका कोई फिक्स नहीं है कि वो वही कार्य उसको करेगा, जन्म पैदा से उसका वो कार्य है उसके पास, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ पे राज्य का एक अंग माना है। तो जैसे अगर तुलना का हम जैसे देख रहे हैं तो शरीर के अंग होता है, उनका एक फिक्स काम होता है, एक उनका फिक्स भूमिका होती है। लेकिन राज्य में राज्य के अंदर शरीर या व्यक्ति की कोई निश्चित भूमिका नहीं होती है। तो ये जो बात है, जो समानता कही है, वो यहाँ पे पूर्ण तरह से साबित नहीं हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आलोचना का, वो है प्राणी शरीर या जन्म, विकास और मृत्यु के नियम यहाँ पे भिन्न है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे चर्चा करेंगे इस पे। तो ध्यान रखना है कि प्राणी शरीर
यहाँ पे प्राणी शरीर की बात करें तो प्राणी शरीर का जो दौर है वो एक तरह से आगे बढ़ता है, यानी विकासशील होता है, ठीक है ना। और वह फिर कुछ जैसे छोटी एज रहता है, फिर वो युवा अवस्था में होता है और कुछ समय के बाद वृद्ध होकर उसकी मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति के शरीर की बात करें। किंतु इसके विपरीत अगर देखें तो राज्य का कभी पूरी तरह से समापन नहीं होता है। राज्य की प्रक्रिया है वो चालू रहती है। कुछ व्यक्ति मरते हैं तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति वहाँ पे आते हैं और राज्य के अंग के तौर पे वो कार्य करते हैं। तो दोनों को यहाँ पे पूरी तरह से अलग बता दिया गया है कि जन्म और विकास और मृत्यु में जो उनके जो कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक नियम है वो दोनों में समान नहीं है। राज्य है वो स्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति का शरीर है वो कह सकते हैं यहाँ पे नाशवान है और उसका कुछ समय के बाद समापन होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आलोचना की ही बात कर रहे हैं। तो इसके यहाँ पे नेक्स्ट और एक आलोचना का पॉइंट है वो यहाँ पे हम इसके ऊपर चर्चा करें कि राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक है ना। संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती वो ये है कि राज्य के ऐसे बात करें कि तो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, ठीक है ना, राज्य की जो भूमिका है उसकी कोई फिक्स नहीं है कि उसको हम एक तरह से समझा पाए कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है। स्वाभाविक सिद्धांत राज्य को क्या करना है हमारे इस प्रश्न का समाधान नहीं करता है, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो हम यहाँ पे राज्य के स्वाभाविक सिद्धांत को राज्य और व्यक्ति के जो कॉमन सा जो समानता बताई जा रही है उसकी आलोचना को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है स्पेंसर द्वारा सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण प्रयोग, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्वाभाविक सिद्धांत के भयंकर परिणाम हो सकते हैं अगर हम इसको एक माने, यही माने कि व्यक्ति जिस तरह से कार्य है उस जिस तरह से वो प्रक्रिया चलती है वैसे ही स्वाभाविक सिद्धांत में राज्य भी इसी तरह का राज्य भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक तरह से एक माना जाए तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। कैसे? इस सिद्धांत को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य के व्यक्तित्व में व्यक्ति का विकास समाहित हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता सत्ता व उसके अधिकारों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को जिस तरह से राइट्स और अधिकार होते हैं उसी तरह राज्य को यहाँ पे समान इक्वल नहीं माना जाएगा। तो लास्ट में हम एक यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो विद्वान है उसने बारकर उसने कहा है कि प्राणी विज्ञान तथा व्यक्तिवाद दो ऐसे अनमेल घोड़े सिद्ध हुए हैं जो गाड़ी को दो विरोध दिशाओं में खींचते हैं। यानी ये यहाँ पे बात करें व्यक्ति और राज्य, ये दोनों कभी एक दिशा की ओर कभी नहीं चल सकती, दोनों एक बेमेल घोड़े हैं। दोनों की बेमेल घोड़े का मतलब दोनों की दिशा अलग अलग होती है, तो वो कभी भी समान तरह से यानी उनमें समानता संभव नहीं है। तो ये इसकी आलोचना के पॉइंट थे स्वाभाविक सिद्धांत के। और स्पेंसर की जो विचारधारा है वह पूरी तरह से समान नहीं है। कल हम जो पढ़ेंगे स्वाभाविक सिद्धांत को, हम जैसे आज पढ़ा है कि इसकी उत्पत्ति, इसके विकास और इसकी समानता असमानता के बारे में पढ़ा, तो कल ये पढ़ेंगे कि स्वाभाविक सिद्धांत में जो कमियां हैं यानी जो कुछ समानता है और कुछ असमानता है जो यहाँ पे हमने पढ़ी है, तो इसके अलावा भी स्वाभाविक सिद्धांत का क्या महत्व है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।